नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का जो कहानी होने वाला है वो एक मुंबई के फ्लैट के ऊपर होने वाला है। और ये कहानी पूरा सुन के आप लोग समझेंगे कि आप लोग कोई भी फ्लैट खरीदते हो या फिर घर खरीदते हो या फिर रेंट भी करते हो, तो बेसिकली कहानी रेंटल के ऊपर ही है। तो कोई भी घर लेते हो या फिर फ्लैट लेते हो, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पड़ोस वाले से आपको क्यों पूछना चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों इतना कम रेंट में मिल रहा है। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं दोस्तों, चुपचाप कहानी पे हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी कहानी है और ये एक रियल कहानी है। तो कहानी शुरू होता है, एक बंदा था रोहन करके, वो मुंबई सेटल था और उसके जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था अंकिता। तो अभी रोहन को हो गया था मुंबई में लगभग 4-5 साल। तो उसके बाद अंकिता को जॉब लगी मुंबई में। तो अंकिता ने डिसाइड किया कि चलो मैं भी मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी, हम दोनों अभी लिव इन एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि अनमैरिड कपल को रूम कोई भी सोसाइटी देना नहीं चाहता। तो ठीक है, शिफ्ट हो गई अंकिता भी इधर, रोहन बहुत खुश। तो पहला पहला कुछ दिन बहुत अच्छा गया। अंकिता को एक फ़्लैट भी मतलब देख के दिया रोहन ने, और ब्रोकर ने बोला कि ये फ़्लैट का भाड़ा कम है मैडम, आप ये फ़्लैट ले लो और टाइम टू टाइम मतलब इसका मेंटेनेंस आप भरते रहो, इतना ज़्यादा नहीं है। तो अंकिता बहुत खुश हो गई कि एक तो पहला जॉब है वो भी मुंबई में, ऊपर से इतना कम सैलरी और फ्लैट भी इतना कम रेंट में मिल गया, वो भी प्रॉपर 1 BHK रूम। तो ठीक है, चलो। तो पहले वो लोग बहुत घूमे मुंबई, एंजॉय किए। फिर कैसा होता है ऑफिस का जो काम होता है, मतलब एंजॉयमेंट तो 2 दिन का है, बाकी तो काम ही करना है उसके बाद। तो काम के चक्कर में वो लोग अलग अलग रहने लगे। तो अंकिता ने एक चीज़ नोटिस किया पहला दिन रात को, कि उसके घर के जो अंदर, वो बेसिकली एक फर्निश्ड फ्लैट था, मैं आपको बता दूं। वो घर के अंदर जो आर्म चेयर था वो रात को हिलता था और ऐसा लगता था कि मतलब घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिसको हम लोग कोल्ड स्पॉट बोलते हैं, मल्टीपल कोल्ड स्पॉट। तो अंकिता ने उतना ध्यान नहीं दिया इनिशियली, क्योंकि कैसा है कि भाई नया जगह पे आए, एक अलग दूसरे स्टेट से, तो इतना सा होता ही है। अगर सब कुछ चेंज होता है तो पहला रात को सोने को प्रॉब्लम होगा, और उसके ऊपर भी वो अकेली रहती है। तो इसीलिए मतलब उसने ये नहीं किया उतना, कि चलो ठीक है। दिन गुजरता गया, 2-3 दिन सही रहा। अंकिता को कभी पानी का नल टपकने का आवाज़ आता था रात को घर पे, जहाँ पे वो क्लियरली मतलब पानी के नल सब बंद ही करके सोती थी, फिर भी उसको पानी का आवाज़ आता था। तो और ये फ्लैट के अंदर अंकिता ने एक चीज़ नोटिस किया कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब कोई उसको देख रहा है बार बार। तो एक दिन अंकिता ये सब से फ्रस्ट्रेट होकर रोहन को फ़ोन करके बोलते हैं, तू एक काम कर, इधर आ जा मेरे घर पे, आज रात इधर रुक जा। वैसे भी सैटरडे संडे बीच में है, तो यही प्लान हुआ कि सैटरडे को रोहन ऑफिस से सीधा अंकिता के घर आएगा, अंकिता का भी ऑफिस है। तो ठीक है, रोहन ने बोला ठीक है मैं आता हूँ ऑफिस के बाद। एक काम कर, हम लोग बाहर आते हैं, बाहर से कुछ खाना लेके हम लोग जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के खाना लेके घर पे चले जाएंगे, उधर रात को सो जाएंगे। तो ठीक है, जैसा बोलना वैसा काम। वो लोग घूमे फिरे, उसके बाद खाना लेके वो लोग घर पे गए। अभी कैसा है कि वो लोग खाना पीना खा के सो गए। पहला रात तो कुछ नहीं होता है, और रोहन साथ में था, तो अंकिता भी बहुत खुश थी कि चलो कम से कम हम लोग एक साथ रह तो रहे, जॉब के बहाने कुछ भी हो। तो पहला नाइट ऐसे कट गया। और उन लोगों ने जो खाना पीना खाया था, मतलब चिकन का जो हड्डी था, ये था वो था, वो सब उन्होंने मतलब बाहर नहीं फेंका। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो अपार्टमेंट के 2 फ्लोर में कोई नहीं रहता था, सब रूम पे लॉक ही था। नीचे वो लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पूरा मतलब फ्लैट लोगों के थे नाम पे, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉक था, कोई रहता नहीं था। तो ठीक है, उतना ही है नहीं। तो अगले दिन सुबह उठ के अंकिता एक चीज़ नोटिस करती है कि उन्होंने जहाँ पे वो चिकन का हड्डी फेंका था, वो हड्डी मतलब किसी ने खाया है, मतलब चबा चबा के खाया है, और हड्डी में बाल है, कोई औरत के बाल। तो अंकिता सोचती है कि मेरा तो हेयरफॉल इतना नहीं होता है, और हड्डी कौन इतना चबा के खाएगा। और पूरा जो डस्टबिन था वो इकड़ा बिकड़ा हुआ था। तो अगले दिन रोहन बोलता है कि चलो आज हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे, मरीन ड्राइव घूमेंगे, थोड़ा संडे भी है, संडे के दिन एंजॉय करेंगे, रात को हम लोग मच्छी खाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि अंकिता जो थी उसको मच्छी बहुत पसंद था, और रोहन को मच्छी बिल्कुल नहीं पसंद था। तो वो लोग दिन को घूमे फिरे, सब कुछ हुआ। तो
शाम को वो लोग घर पे वापस आ जाते हैं और मच्छी और राइस वो लोग बना के खाने का ये प्लान करते हैं। तो ठीक है, जैसा प्लानिंग वैसा काम। तो खाना खाते वक्त अंकिता एक चीज़ नोटिस करती है कि रोहन, जिसको मच्छी बिल्कुल नहीं पसंद था, वो मच्छी का जो कांटा भी है उसको भी चबा चबा के खा रहा है, और मतलब अलग सा एक एक्सप्रेशन उसके फेस में। तो अंकिता रोहन को पूछती है कि क्या हो गया तेरे को, अचानक से मुंबई आके तू मच्छी खाना चालू कर दिया ऐसे? बाप रे, पहले तो कभी नहीं देखा तेरे को खाते हुए घर पे, इतने साल से मैं तेरे को जानती हूँ, इतना साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तो रोहन थोड़ा रूड टोन में अंकिता को बोलता है, तू अपना देख, मेरे को शांति से खाने दे। तो अंकिता को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है ये चीज़ सुन के, कि जिस आदमी के साथ मैं 6 साल से हूँ रिलेशन पे, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे को ऐसा बोलता है। तो उतना मतलब ध्यान नहीं दिया अंकिता ने चुपचाप खाना खाया और सोचा कि चलो कोई नहीं, पूरा दिन बाहर घुमाऊंगा गर्मी में, इसलिए इसका दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा, ठीक है ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी। तो रात को सोते जाते वक्त सब कुछ ठीक हो गया, मतलब बातचीत करके। तो अचानक से रात के 12 बजे रोहन बोलता है, सुन ना, तेरे पास कोई चादर या फिर ब्लैंकेट होगा, मेरे को बाजू वाले कमरे में जाके सोना है। तो अंकिता मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि तू बाहर वाले कमरे पे क्यों जाके सोएगा, ये कमरे में एसी है, सब कुछ है, तू मेरे साथ सोना, उधर तो बेड भी नहीं है। बोलता है कि नहीं, मेरे को थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है बेड पे सो के, तू एक काम कर, कोई चादर विदर होगा तो दे दे मेरे को। तो अंकिता देती है चादर, और अंकिता ये भी सोचती है कि ऐसा क्या हो गया इसको कि ये बाहर जाके सोना चाह रहा है। तो ज़्यादा इतना सोचती नहीं है, क्योंकि अगले दिन सुबह दोनों का ऑफिस रहता है, ये भी वो भी। तो अंकिता बोलती है, ठीक है काम कर, तू चादर ले जा, सो जा। तो रात के अराउंड 3 साढ़े 3 बजे जो बाजू वाले कमरे पे रोहन गया है, वहाँ से अचानक से एक बहुत ज़्यादा इंटीमेट आवाज़ आने लगती है। तो अंकिता ऐसा सोचती है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है। तो अंकिता को पहले ऐसा लगता है कि रोहन उस पर चीट कर रहा है, इधर आके रोहन बदल गया। तो अंकिता चुपचाप वहाँ पे जाती है, लेकिन वो जो देखती है वो देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि रोहन मतलब पूरा नंगा बैठा हुआ है, और जो चादर उसने अंकिता से लिया था उससे जितने भी भगवान के फ़ोटो है सब कुछ ढक दिया है। तो अंकिता बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, बोलते है, तू क्या कर रही है, और तूने सब भगवान ऐसा ढक क्यों दिया? चादर लेके तू मेरे घर पे मेरे ही भगवान को ढक रहा है, तू एक काम कर, तू कल सुबह होगा तू चुपचाप यहाँ से चले जाना। तो रोहन बोलता है कि ठीक है, मेरे को सोने दे, अभी परेशान मत कर रात को। तो अंकिता ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कि बोलती है कि ये सब नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे तू कपड़ा पहन, चुपचाप मेरे साथ कमरे के अंदर चल और सो, और कल सुबह निकल जा इधर से, जिधर रहता है उधर चले जा। तो वो रात तो कैसा करके कट जाता है। अगले दिन सुबह अंकिता जब ऑफिस को जाने वाली होती है, तब वो देखता है कि रोहन उठ के बोलता है, तू एक काम कर, तू ऑफिस जा, तेरे बाद मैं चला जाऊँगा, और तेरे पास तो चाबी वैसे भी है। तो ठीक है, अंकिता मतलब मान जाती है। अंकिता बोलती है, ठीक है तू लॉक करके निकल जा। तो उस दिन शाम को रोहन फिर अंकिता को फ़ोन करता है कि किधर है तू, तेरा ऑफिस हुआ कि नहीं। तो अंकिता बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था रोहन से। तो अंकिता बोलती है, हाँ मेरा ऑफिस हो गया। तो जैसा होता है कि रोहन ने बोला, एक काम कर, मैं तेरे ऑफिस के बाहर आता हूँ। तो रोहन बोलता है कि आधे घंटे में मिलते हैं। तो अंकिता सब भूल जाती है कि चलो, मतलब जिसको हम लोग प्यार करते हैं वो मैसेज किया है झगड़े के बाद, तो अच्छा ही लगता है ना। तो ऐसे सब कुछ भूल के अंकिता बोलती है, ठीक है आ जा। तो रोहन बोलता है, रात को तेरे को क्या खाना है बता तू, मैं अपने हाथ से बना के तेरे को खिलाऊंगा। तो अंकिता ये सुन के भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उस दिन फिर रोहन एक बहाना बना के अंकिता के घर पे चले जाता है। सब कुछ ठीक ठाक जाता है, लेकिन फिर रात को सोने के टाइम रोहन फिर वो चादर मांगता है और कंबल मांगता है। तो अंकिता बोलती है, क्यों, तेरे को क्यों चाहिए? बोलता है, रोहन बोलता है कि अरे बिस्तर पे मैं सो नहीं सकता, मेरे को ज़मीन पे ही सोना है। तो अंकिता बोलती है, तू एक काम कर, यही कमरे के भी नीचे सोना। बोलते नहीं नहीं नहीं, रात को मेरे को फ़ोन में थोड़ा बात भी करना है मेरे दोस्तों के साथ, मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूँगा, तू परेशान हो जाएगी। तो इतना मतलब ये नहीं। तो रोहन मतलब चुपचाप चले जाता है दूसरे कमरे के अंदर। तो उस दिन कैसा होता है, उस कमरे का जो दरवाज़ा था रोहन बंद नहीं करता है। पिछले दिन क्या किया था, बंद किया था। फिर अंकिता नॉक करने के बाद रोहन ने वैसा मतलब नंग अवस्था में आके दरवाज़ा खोला।
तो आज अंकिता ने क्या किया, वो लॉक निकाल दिया वहाँ से, जो लॉक था वो पहले से ही लैच घुमा के रख दिया कि वो डोर लॉक ना कर पाए। तो रात के ठीक 3-3:30 बजे फिर से वैसा आवाज़। तो अंकिता फिर जाती है रोहन के पास। तो अभी एक अजीब सा चीज़ होता है। रोहन अंकिता को बोलता है चले जा तू इधर से, इधर क्यों आई है, ये का फ्लैट मेरा है, ये का घर मेरा है, चुपचाप दूसरे कमरे पे जाके सो जा, छोड़ दे ये फ्लैट। तो अंकिता ये सुन के बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि मेरा फ्लैट है, मतलब किसी को अगर फ्लैट छोड़ना चाहिए तो तेरे को छोड़ना चाहिए, मैंने ये फ्लैट लिया है अपने पैसे से भाड़ा देके, कल सुबह होगा चुपचाप निकल जाएगा, अभी चुपचाप कमरे में चल सो जा। तो रोहन अचानक से अंकिता का बाल पकड़ के अंकिता को खींचने लग जाता है, खींच के उसको कमरे पे लाके ऐसा फेंक देता है। तो अंकिता बहुत ज़्यादा वो सुन के और भड़क जाती है और रोने लग जाती है अंकिता कि जिस बंदे से मैंने प्यार किया इतना दिन से, वो बंदा मेरे को बाल पकड़ के ऐसे ले आके फेंक दिया। तो और एक चीज़ मतलब स्ट्रेंज नोटिस करने लग गई है कि अंकिता एक चीज़ देखती है कि रोहन मतलब अचानक से वो दूसरे कमरे में जाके सिगरेट जलाता है और सिगरेट का जो आग है वो आग से अपने ही हाथ जला रहा है, अपने स्किन में मतलब वो आग बुझाने का कोशिश कर रहा है। तो अंकिता बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, वो रोने लगती है उधर की उधर कि तू क्या कर रहा है ये। और उसको ऐसा लग रहा है कि रोहन भी रो रहा है, मतलब पागल जैसा कर रहा है रोहन भी। फिर रोहन अंकिता को बोलता है तू मेरे पास मत आ, तू मेरे पास मत आ, तू मेरे पास आएगी तो वो मेरे को मार डालेगा, तू मेरे पास आएगी तो वो मेरे को मार डालेगा। तो अंकिता ने एक भगवत गीता लेके आया था घर से, अंकिता को वो कभी नहीं मिल रहा है, उसने सामने ही रखा था लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा है वो टाइम पे। तो अंकिता ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उसके फ़ोन में 90% चार्ज था। जब भी वो फ़ोन उठा के यूट्यूब चलाया हनुमान चालीसा चलाने के लिए, फ़ोन का चार्ज अचानक से उसको 15% हो गया। तो अंकिता बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। तो फिर कैसे भी करके बॉडी में उसका जितना भी ताकत है वो सब कुछ लगा के हाथ पकड़ के रोहन को घर के अंदर लेके आती है, मतलब उस कमरे के अंदर, और दरवाज़ा बंद कर देती है। और ऐसा हालत हो गया कि रोहन पागल जैसा रो रहा है और ऐसा लग रहा है कि रोहन को कोई मार रहा है। रोहन ऐसा हाथ पैर फेंक रहा है ज़मीन पे लेट के कि जैसे उसको कोई कांटे से मार रहा है। और उसका रोहन जब शर्ट उतारता है तो अंकिता देखती है कि उसको जैसे कोड़े पड़ा हो पीठ पे, ऐसा किसी ने मारा है उसको। तो और उनको बर्दाश्त अंकिता से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो 3:30 पौने 4 बज गए ऐसा होते होते, ऐसा चल रहा है, रात को सोए नहीं है कोई। तो अंकिता अपने बेडरूम का जो डोर है वो खोल के बाहर निकलने जाएगी, वो अचानक से देखती है कि जो मेन मतलब हॉल का जो फ़ैन है उसमें उसको लगा है कि कोई गले पे फंदा डाल के कोई औरत ऐसे अंकिता की तरफ देख रही है। तो अंकिता का वो देख के पूरा खून ठंडा हो जाता है और अंकिता उधर की उधर रोने लग जाती है। और उसको ऐसा लगने लगता है कि उनके कमरे के अंदर भी जो एंटिटी बाहर था वो अंदर चले आए और घूम रहा है घर के चारों तरफ। और रोहन भी मतलब पागल जैसा कर रहा है। तो बहुत कोशिश किया। अभी मोबाइल उनका, मैं आपको ये भी बता दूं, मोबाइल जो था उन लोगों का, मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज हो गया दोनों का, जहाँ पे 100% चार्ज था। और पिछला रात का जो कहानी था, अंकिता, मैंने जो बोला कि अंकिता सोच रही थी कि रोहन चीट कर रही है उस पर, रोहन का फ़ोन अंकिता के बिस्तर पे ही था। तो अंकिता ने बॉडी का सब कुछ लगा के, अपना जितना भी ताकत था सब लगा के एक बार बोला जय बजरंगबली। तो उसको ऐसा लगा कि उसका कमरा और ज़्यादा ठंडा हो गया बोलने के बाद। वो बोलती रही जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सुबह के 5 बजे तक ऐसा करके वो लोग मतलब ऐसा करते रहे। और रोहन भी मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हुआ। ठीक 5:30 बजा, मुंबई में सुबह थोड़ा लेट होता है, 5:30 पौने 6 बजा रहेगा। वो लोग निकल के अपने जो बाजू वाले हनुमान मंदिर है उधर चले जाते हैं, चले जाके बैठ जाते हैं उधर और रोने लगते हैं वो लोग पागल की तरह। तो लोग आके उनको पानी वानी देते, सब कुछ देते और उनको एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। तो वो तांत्रिक बोलता है कि आप लोगों ने अपना जो घर चुना है वो घर पे मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए एक काम करो, आपका जो भी मतलब सामान वगैरह है वो सब निकाल लो उस घर से और वो घर छोड़ दो, फ़िलहाल के लिए मत जाओ। और आप लोगों को मैं कवच बना के दे रहा हूँ, वो कवच आप लोग पहन के जाओ और बिना कवच के उस घर में घुसना मत और किसी को साथ लेके जाओ, अकेले मत जाओ। तो वो लोग अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उनके दोस्त आते हैं, फिर घर के अंदर जाके वो निकाल के लेके आते हैं।
सब सामान। तो उस दिन क्या होता है, अंकिता मतलब उनके जो ऊपर नीचे वाली एक आंटी थी, उनसे बात होता है। तो आंटी बताती है कि आपने जब ये घर रेंट पे लिया था, आपने कुछ छानबीन किया था, मतलब पूछताछ किया था कि ऐसे ही ले लिया था? बोला कि नहीं आंटी, देखो अभी मुंबई जैसे शहर में इतना कम रेंट में इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा, आप बताओ। बोलता है कि अरे बेटी, इधर तुम्हारे पहले भी एक लोग आया था, एक फैमिली, तो उनके साथ भी सेम हुआ। तो अंकिता पूछती है तो मेरे को ब्रोकर ने क्यों कुछ नहीं बताया? तो वो आंटी रोने लग जाती है बोलते बोलते कि यहाँ पे आज से 10 साल पहले एक परिवार रहते थे। उनका एक बेटी था जिसको हम लोग मिमी करके बुलाते थे। अब मिमी जो थी वो थोड़ी सी मोटी थी, और मिमी का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका झगड़ा चलता रहता था। और आंटी के साथ वो जो परिवार था उधर बहुत अच्छा रिलेशन था, वो लोग शाम को एक दूसरे के घर जाते थे। और मिमी जो थी बेसिकली मारवाड़ी परिवार से थी। तो मारवाड़ी परिवार का कैसा होता है कि डाइट मतलब कुछ अलग ही, मतलब थोड़ा ज़्यादा फ्राइड फूड रहता है, फिर मिठाई रहता है। तो बेसिकली मारवाड़ी लोग हेल्दी ही होते हैं। तो मिमी भी मोटी हो गई थी वो डाइट के चक्कर में। तो एक दिन वो आंटी जब मिमी के घर जा रही थी, उस परिवार के घर, तो घर के अंदर से आवाज़ आ रहा था कि मिमी चिल्ला रही है कि अगर तेरे को लगता है मैं मोटी हूँ तो तेरे को पहले ही ये देखना चाहिए था ना, मैं मोटी हूँ इसलिए तू मेरे को छोड़ देगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है, किसी के साथ ऐसा करना सही नहीं है। तो मिमी के कुत्ता भी था, वो एक लैब्राडोर था। और उसके बाद अगले दिन मिमी क्या करती है कि जहर खरीद के कहाँ से लेके आती है, वो अपने कुत्ते को खिलाती है। तो वो कुत्ते को भी मार देती है और खुद भी फैन पे गर्दन बांध के सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद मतलब प्रॉपर मतलब जो श्राद्ध शांति होता है मिमी के परिवार वालों ने कराया नहीं। अभी बेटी खोने के दुख में मिमी का जो मम्मी डैडी थे वो लोग वो फ्लैट को चाबी मार के इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गए। और वो चीज़ होने के बाद एक फैमिली और आया था 5 साल पहले, वो लोग भी रह नहीं पाए। तो सेम मिमी के साथ हुआ, वो जो बच गई वो भगवान का आशीर्वाद था या कुछ था। और ऐसा लगता था कि मतलब, तो बेसिकली क्या हुआ, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर से भी बात हुआ मिमी का। तो वो एस्ट्रोलॉजर भी बताता है, जो एस्ट्रोलॉजर या फिर तांत्रिक, वो ज्योतिष भी करता था, वो तांत्रिक भी करता था। वो तांत्रिक ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो एंटिटी मतलब कोई हैप्पी कपल जो है वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़्यादा अकेली है, इसीलिए मतलब किसी और को साथ ले जाना चाहती है। भगवान का बहुत कृपा था आप लोगों पे कि आप लोग बच गए और आप पे नज़र भी लगाए। वो नज़र उतारना पड़ेगा, तो पूजा रिचुअल होता है, वो नज़र उतारा जाता है। और फिर मतलब आज भी मिमी का जो ये है उसके आत्मा को शांति नहीं मिला है, वो अभी भी उसी कमरे में भटक रही है। तो दोस्तों मेरा राय ये भी है कि आप लोग जब घर देखने जा रहे हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए किसी और को, अड़ोस पड़ोस वाले को पूछिए, क्योंकि ये ब्रोकर कभी नहीं बताएगा कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। और लास्ट में ये भी मैं आपको बता दूं कि जो रोहन था, सब ठीक होने के बाद ब्रोकर को उन लोगों ने पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपको सब कुछ पता था। तो ब्रोकर बोलता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होता मैडम सर, आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ पता नहीं क्यों। ऐसा थोड़ी है, ये सब नहीं होता है इस दुनिया में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके पास कोई स्टोरी है, मैं मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। और अगर आपको कहानी अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।